आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर राजस्थान पीसीएस हो, आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से पीसीएस में 12 प्रश्न, यूपीएससी में 8 से 9 प्रश्न आता है, संघ लोक सेवा आयोग में 8 से 9 प्रश्न, यूपी पीसीएस में 12 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए, जिसको आपने अगर सही से पढ़ लिया तो ये कन्फर्म है कि यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चेंज नहीं हुई कभी। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब जब से शुरुआत है तब से लेकर के 1947 तक के समय पे। अब वो घटना तो आपको बदल नहीं जाएगी कि मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चेंज हो जाए। इतिहास कभी बदलता नहीं, ठीक? इतिहास दोहराया जाता है, बदलता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो की सीरीज़ में पिछले 30 सालों में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए कराऊंगा, ठीक? आराम से 7 से 8 वीडियो होंगी, हर प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सप्लेन करना है इन द सेंस कि आपको ये भी समझ में आएगा कि प्रश्न को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पहला टॉपिक क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। जब भारत में यूरोपियन की कंपनियां एंटर हुई, ये क्यों ज़रूरी है पहले आप ये भी समझ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब आपने बुक पढ़ ली, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, आपने किरण पब्लिकेशन पढ़ लिया, आपने कोई भी बुक पढ़ ली मॉडर्न हिस्ट्री की, लेकिन एग्जाम में प्रश्न किस टाइप के आते हैं ये जानने के लिए ज़रूरी है पिछले सालों के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना। इस वजह से जब आप पूरी बुक पढ़ ले तो इसको ज़रूर पढ़ें। या फिर कोई टॉपिक, जैसे आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी पढ़ा यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए या बिहार पीएससी के लिए, तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को ज़रूर अटेम्प्ट करें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, मुगल साम्राज्य का पतन। ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है फ्रांसीसी, अच्छा ये हिंदी में है। अब आप सोच सकते हैं कि यार इंग्लिश में पढ़ें, ये करें। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में आप हैं तो कृपया हिंदी इंग्लिश में मत वो करिए, प्रश्न को सुनिए और अटेम्प्ट करिए। जब हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा तो आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक करना है। दिस इज ओनली फॉर प्रीलिम्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। तो चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यही टाइप का पैटर्न जब अपग्रेड हो रहा है ना, ऐसे प्रश्न आएंगे। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। ये तो बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में ही हुई थी। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडीचेरी में स्थापित गई थी? नहीं, सूरत में स्थापित थी। यानी इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। यानी इसका कौन सा होगा? केवल एक। देखिए यहाँ पे लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी जब आप ये एक प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? लुई 14वें के टर्म में हुई। किसने की? कॉलबर्ट ने की। 1664 में की, लुई 14 के अंडर में की। और क्या? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका नाम क्या रखा? कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस। कम से कम 5 से 6 बार यूपी पीसीएस में आ चुका है, ठीक। अब भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 में खोली। स्थापना 64 में हुई, लेकिन 68 में पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी? सूरत में लगी। तो एक प्रश्न आपका कंफर्म है। क्या कंफर्म है? वो आपको दिख रहा है। अगला, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए राजकीय अध्यादेश यानी जो उन लोगों को पेपर दिया कि जाओ अब तुम ईस्ट इंडिया में क्या करो, अपनी कंपनी की शुरुआत करो, वो कब दिया? 31 दिसंबर 1600 में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। किसने आदेश दिया? एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में यानी भारत वाले इलाके में व्यापार करने हेतु अध्यादेश जो जारी किया वो 31 दिसंबर 1600 को किया, ठीक। कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत किससे की? मसाले वाले द्वीपों से की। याद रखिएगा, ये प्रश्न 3 बार आया है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले भारत में आके नहीं शुरुआत कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले शुरुआत व्यापार की कहाँ की? मसाले वाले द्वीप से। कमेंट बॉक्स में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मसाले वाला द्वीप कौन है। मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। कब? मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। मैं ये बता दूं, जब आप इसको अटेम्प्ट करें उसके पहले मेरी सारी प्लेलिस्ट की वीडियो देख लें, फिर आप इसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद टॉपर्स कोड पर टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करें।
फिर 1608 में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत में पहुंचा। ठीक, अगला आ जाइए, किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा अधिकार प्रदान किया? दीवानी अधिकार। 12 अगस्त को, याद रखिए, इलाहाबाद की टोटल 2 संधियां हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आपको दिख जाएंगी। प्रयागराज जो आज है वो पहले क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में 2 संधियां हुई, पहली संधि 12 अगस्त 1765 में और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में। जो पहली संधि हुई वो शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो कंपनी को दे दी, और दूसरी जो हुई संधि 16 अगस्त में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर आया वो कौन था? ये देख लीजिए, अल्मीडा था। पहला कौन था? पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कैब्राल दूसरा पोर्चुगीज था, और अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक, याद रखिए, यानी पहला पुर्तगाली कौन था? पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो अल्मीडा था, फिर कैब्राल आया और फिर तीसरा अल्बुर्क। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला हिस्टोरियन कौन था? तो सतीश चंद्रा जी थे। ठीक, आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा और पूरा टॉपिक वाइज पिछले 30 सालों के प्रश्न बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, यानी आज जो भी वीडियो चलेगा ना वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित 30 साल में जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनका। किस मुगल सम्राट ने राजा राम, बहुत इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? तो वो जो थे अकबर द्वितीय भाई साहब थे। अकबर द्वितीय का मतलब अकबर शाह ने 1830 में राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा? ब्रिटिश साम्राज्य विलियम फोर्थ के दरबार में लंदन भेजा। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। कब भेजा? 1830 में। 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में ही इनका देहांत हो गया। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है और आ चुका है। और ज़रूरी बात, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो यही अकबर द्वितीय ने दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी देखिए, प्रश्न सिंपल ऐसा आता था, अब इसको टिपिकल करेगा तो ऑप्शन में दे देगा। एक ऑप्शन, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी, एक। दूसरा, इनका देहांत इंग्लैंड में ही हो गया, 2। इनको इंग्लैंड भेजा किसने? 3। केवल एक सही, 1, 2 सही या तीनों सही? इस टाइप के प्रश्नों की अब आपको तैयारी करनी है यूपी पीसीएस के लिए बदले हुए पैटर्न के हिसाब से। बहादुर शाह जफर के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ डायरेक्टली आ जाते हैं। बहादुर शाह जफर 1 लाख का पेंशन और 1200 रुपये प्रतिमाह पारिवारिक के अतिरिक्त संपत्तियों में 15 लाख प्रतिमाह कंपनी से प्राप्त होता था। किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आ चुका है। आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की अजीजुद्दीन ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जहांदार शाह के दूसरे बेटे अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। 5 साल के कम से अल्प शासन में उसने इमादुल मुल्क के हाथ का खिलौना वो बना रहा, कठपुतली बना रहा। जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा किसके मरने पर? बहादुर शाह प्रथम के मरने पर जहांदार शाह क्या बना? उसकी गद्दी पर बैठा। मैंने बड़ा शॉर्टेस्ट ट्रिक, बज फॉर मुआस अब, ये बहुत बढ़िया ट्रिक बना रखा है, आप ज़रूर देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी क्लास। ठीक, अब याद रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुल शाह, रफ़ीउल शाह, जहान शाह के बीच लड़ाई शुरू हुई। जुल्फ़िकार ने मदद की किसकी? जहांदार की मदद की, और जहांदार बैठ गया गद्दी पे। ठीक, 51 साल में जहांदार बैठा, ठीक है ना, और बैठने के बाद उसने जुल्फ़िकार को अपना पहला मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं उसको, प्रधानमंत्री जो होता है, अपना मेन वजीर किसको किया? जुल्फ़िकार का। किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांदार का शासनकाल सबसे कम था, याद रखिएगा। ठीक, जहांदार का शासनकाल सबसे कम था। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है। किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह ने ही उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ठीक, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये वाला टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा। कितने प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। किस यूरोपीय संधान ने भारत के साथ पहला व्यापारिक स्थित किया? तो पुर्तगालियों ने। सबसे पहले कौन आया भारत में? पुर्तगाली। ये प्रश्न कहीं भी वनडे एग्जाम के लिए भी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, PDADF
यानी सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डी का मतलब डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, पढ़ा रखा है मैंने। उस शासक का नाम बताइए जिसमें वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट में, जमोरिन ने स्वागत किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, एक तो होता है पुर्तगाली शक्ति में पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक था अल्बुर्क, याद रखिएगा, अल्फांसो दी अल्बुर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को छीना और उसको अपने अधिकार में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 1509 में भारत आया और यही असली कहते हैं वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगालियों का, तो अल्बुर्क था। 1509 में इसने क्या, 1510 में इसने गोवा को किससे छीना, आदिल शाह यूसुफ जई से छीना और अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है ना। भारत में पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग 1503 में कोचीन में और दूसरा दुर्ग 1505 में कन्नूर में बनवाया। क्या बनवाया, याद रखिएगा, दुर्ग, फोर्टिफाइड फोर्ट बनवाया, ठीक। 1503 में पुर्तगालियों में पहला किला कहाँ बनवाया, पहला किला बनवाया कहाँ पे, कोचीन में, 1503 में, मैंने बताया ना। भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, तो पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था। बाकी देखिए नूनीज, पायस, बारबोसा, ये सारे पोर्चुगीज़ थे। जरा सा यहाँ देख लीजिए, बंगाल के निम्न में से कौन सी फैक्ट्रियाँ थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित गई थी। बंगाल में जो हुगली थी, याद रखिए, बंगालियों मतलब पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री की। बंगाल में जब ये पहुँचे तो बंगाल में पहुँचने के बाद याद रखिएगा पहली बस्ती हुगली में स्थापित की पुर्तगालियों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो बंगाल में चिंसुरा वाला कारखाना डच ने बनाया था, ठीक है ना। अगला, निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया 1613 ईस्वी में, यानी 1613 एडी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो एलिजाबेथ वन थी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यही प्रश्न 2 बार आ चुका है, ये प्रश्न पे 3 प्रश्न आते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ब्रिटेन में कौन थी, एलिजाबेथ वन थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में अकबर था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो कौन था, उसका बेटा था जहांगीर। याद रखिए, एक ही प्रश्न के 3 प्रश्न बनते हैं। क्या क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था, शासक कौन था, एलिजाबेथ थी। उस समय भारत, जब ये कंपनी बनी 31 दिसंबर 1600 को जब बनी तो उस समय भारत का राजा था कौन, भारत में मुगल शासक कौन सा था, अकबर। लेकिन जब वो कंपनी भारत आई तो अकबर का बेटा जहांगीर था। देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में है, याद रखिए, तमिलनाडु में स्थित है। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिर के राजा से मद्रास को पट्टे में लिया था, याद रखिए। और पट्टे में लेने के बाद वहाँ पे क्या बनवाया, एक कोठी बनवाई, किले बंद कोठी, ठीक, फोर्टिफाइड कैपिटल टाइप का बनवाया, जिसका नाम दे दिया क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया, शाह आलम द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने ही क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 1765 में 12 अगस्त को इलाहाबाद की पहली संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया, और 16 अगस्त को, ठीक, 16 अगस्त को दूसरा संधि हुई, ठीक है, इलाहाबाद की, उसमें क्या हुआ, क्लाइव वॉर उन सब का हुआ, ठीक। अगला जाइए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, ये सब राज थे सफलता के, ठीक है ना। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था, तो याद रखिए व्यापार करना था। वो आए थे व्यापार करने, उनका ओरिजिनल था व्यापार करने, लेकिन वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो सब आपसे में लड़े मरे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा इसका फ़ायदा उठाते और हम कर लेते हैं। कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में औद्योगिक केंद्र नहीं थे, इलाहाबाद और ग्वालियर में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे, याद रखिए, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की वो की, तो राजकुमार शुजा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुजा ने, ठीक। अगला दीजिए, निम्न व्यापारिक शक्तियों में से 1717 में, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1717 में चुंगी अदा करने में अंग्रेजों को चुंगी देना पड़ता था, कहीं से भी पास होते तो 1717 में किसने किया, अंग्रेजों को चुंगी से छूट दे दिया,
किसने दिया? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर की तबीयत खराब थी, इन लोगों ने मदद कर दी, वो सही हो गया, खुशी में उसने इन लोगों की चुंगी माफ़ कर दी 1717 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फ़ौज उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो लुई 14 के शासनकाल में हुआ। अगला, ला शैपल और 1748 की संधि के संदर्भ में याद रखिए, ये देखिए, सबसे पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई तो इसी संधि से हुई। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया इसी संधि के में। ठीक, मैंने इसका जबरदस्त वीडियो शॉर्ट स्ट्रिक का बनाया है, कृपया उसको जरूर देखिए। वहां से एक प्रश्न जो देखिए, एक प्रश्न युद्ध वाला तो कन्फर्म आना है। वांडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ, ब्रिटिश ने फ्रेंच को पूरी तरीके से हरा दिया। ठीक है ना। अब अगला आ जाइए, क्वेश्चन और रीजन। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, बिल्कुल सही बात है। फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो प्राइवेट थी, तो प्राइवेट फ्री है अपना काम करने को, तो वो बेनिफिट देखती थी। लेकिन जो फ्रांस की जो कंपनी थी, उसको फ्रांस की गवर्नमेंट चला रही थी, और गवर्नमेंट का काम कैसे होता है आपको पता है। तो गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को चलाती है तो एकदम लत भैंसड़ाई में चलाती है, तो इस वजह से वो नहीं चल पाई। अगला, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडियन कंपनी के समय भारत का कौन सा बादशाह था? अकबर। ये मैंने प्रश्न आपको बताया 1599 में। ठीक है ना। कौन यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो याद रखिए, PDADF मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। अगला, 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी सबसे अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में। ठीक, याद रखिएगा, बंगाल और असम में 1813 में क्या हुआ? चार्टर्ड एक्ट था, उससे भारत में ईसाई मशीनरियों को क्या हुआ? छूट मिल गई, वो आए भारत में फैलाने लगे। तो कहाँ? बंगाल और असम में। भारत में मुद्रणालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रणालय मतलब नोट की छपाई वाला, जहाँ से मुद्रा प्रिंट की जाती है, पहला कौन था? पुर्तगाली मुद्रणालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। गोवा में, कहाँ पे? पहला मुद्रणालय गोवा में, ये भी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला समाचार बंगाल गजट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में केवल बाइबल धर्म ग्रंथ की प्रतियां ही छापते थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था। अगला, असम में सबसे पहले चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में द असम कंपनी के नाम से हुई। ठीक है ना। अब जरा सा एक ये प्रश्न देख लीजिए कि पौंडीचेरी पे किसका राज था? फ्रेंच। गोवा में कौन थे? पुर्तगाली थे। ट्रैंकोबार में डैन थे और मद्रास में डच थे। तो ये हुआ सबसे पहला पार्ट 1, यानी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो उनका सीक्वेंस और उससे संबंधित पिछले 30 सालों के इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इंडिपेंडेंट स्टेट हुए, जैसे मैसूर, पंजाब, बंगाल, इन सब के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी आप भेज सकते हैं।